आइए देखें फिजिकल फार्मेसी पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपको फिजिकल फार्मेसी समझने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिजिकल फार्मेसी पर। पहला सवाल, Junor ring methods is used for the measurement of। Junor ring method किसके मेजरमेंट में काम आता है? इंटरफेशियल टेंशन मेजरमेंट, विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट या HLB कैलकुलेशन। देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर है इंटरफेशियल टेंशन मेजरमेंट। जूनियर रिंग मेथड इंटरफेशियल टेंशन मेजर करने काम में आता है, मापने काम में आता है। और ये रहा अपरेटस ड्यूनोयर रिंग मेथड वाला। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक डायल है और यहां पर एक रिंग है, इस रिंग को ही बोलते हैं ड्यूनोयर रिंग। हमें जिस भी लिक्विड का इंटरफेशियल टेंशन या सरफेस टेंशन मेजर करना होता है, हम इस बीकर में रख देंगे। उसके बाद ये जो रिंग है, धीरे धीरे से दोस्तों उसको नीचे अलाउ किया जाता है, ताकि इस लिक्विड के इस तरह से वो टच हो जाए। टच होने के बाद हम क्या करते हैं, इस रिंग को हल्का सा ऊपर उठाते हैं। जैसे जैसे रिंग ऊपर जाएगी ये लिक्विड ऊपर उठता जाएगा, और जिस फोर्स से आप ऊपर उठा रहे हैं, आप यहां से जो फोर्स आप लग रहा है उसकी कितनी वैल्यू है आप यहां से नोट कर सकते हैं। जिस वक्त ये रिंग डिटैच हो गई इस लिक्विड से, वही फोर्स की वैल्यू यहां से हम नोट कर लेते हैं, और वो रिलेटेड होती है इंटरफेशियल टेंशन से या सरफेस टेंशन से। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन होगा, उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इस रिंग को इस लिक्विड से डिटैच करने के लिए। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि ड्यूनोयर रिंग मेथड इंटरफेशियल टेंशन मेजरमेंट करने काम आता है। HLB वैल्यू ऑफ सोडियम लोराइल सल्फेट इज 10, 14, 40, 18। सोडियम लोराइल सल्फेट की HLB वैल्यू है दोस्तों 40। ये डायरेक्ट आंसर है जो आपको याद करना है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, सोडियम लोराइल सल्फेट एक सरफेक्टेंट है। CMC रेफर्स टू, CMC का क्या मतलब है? एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, कोगुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये नन ऑफ द अबव। चूंकि हम फिजिकल फार्मेसी की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये टर्म जरूर आएगा CMC, तो हमें फिजिकल फार्मेसी के टर्म्स में ही समझना है। दोस्तों CMC का मतलब है एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट। इसको हम समझते हैं इस पिक्चर की मदद से। पहले हम देखेंगे सरफेक्टेंट क्या है और उसके बाद समझेंगे CMC क्या है। दोस्तों सरफेक्टेंट वो मॉलिक्यूल है जिसके दो पार्ट होते हैं, नॉन पोलर पार्ट और पोलर पार्ट। लंबा वाला पार्ट ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है और ये लिपोफिलिक होता है। दूसरा पार्ट होता है पोलर पार्ट जो वाटर लविंग होता है। इस सरफेक्टेंट की खासियत है, जब भी इसको किसी लिक्विड में डाला जाए या सिस्टम में डाला जाए तो ये इंटरफेस पर अपने आप जमा होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जब आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पूरी इंटरफेस पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक निश्चित कंसंट्रेशन के बाद ये बल्क में आना स्टार्ट हो जाएगा अंदर की तरफ और इस तरीके की शेप ले लेगा। इस शेप को बोलते हैं मिसेली या मिसेल, और जिस कंसंट्रेशन पर यह बनना स्टार्ट हो जाए यही कहलाता है मिसेली फॉर्मेशन। जिस कंसंट्रेशन पर यह मिसेली फॉर्मेशन हो वही कहलाती है क्रिटिकल मिसेली कंसंट्रेशन, और यह हर सरफेक्टेंट की अलग अलग होती है। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव बोथ ग्रुप्स, पोलर एंड नॉन पोलर, हम देख चुके हैं। एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेली इन सॉल्यूशन। सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और मिसेल बनाते हैं या मिसेली बनाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था CMC रेफर्स टू, इसका मतलब एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट, ए आंसर है। अगला सवाल, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फिनोमेना इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, रेसिमिक फॉर्म, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म या सिंगल फॉर्म। दोस्तों इसका आंसर है पॉलीमॉर्फिज्म वो फिनोमेना है जिसके अंदर एक पदार्थ एक से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जैसे कि इस तरीके से। हो सकता है ये कोई एक ड्रग हो, सिर्फ समझाने के माध्यम से आपको बता रहा हूं। जब इस ड्रग का क्रिस्टल करवाया जाता है दोस्तों, तो इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं
और जिस फॉर्म के अंदर ये अलग अलग होते हैं वही प्रक्रिया कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। फार्मेसी स्टूडेंट होने के नाते फिजिकल फार्मेसी में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जानकारी होना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो अलग अलग आपको फॉर्म्स दिख रहे हैं जिनको हम पॉलीमॉर्फ्स बोल रहे हैं, ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। जैसे इनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होगा, मतलब बायो अवेलेबिलिटी अलग होगी। जब भी हम डोजेस फॉर्म बनाएंगे तो हमें वही पॉलीमॉर्फ यूज करना है जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब जिसकी बायोबिलिटी ज्यादा होगी। तो दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जब कोई भी एक ड्रग एक से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल होती है वो प्रक्रिया कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। तो आंसर इसका ए। HLB रेंज फॉर वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट्स की HLB रेंज क्या होती है? तो पहले आपको ये सीखना जरूरी है कि HLB क्या होती है। HLB का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, और यहां पर बात हो रही है सर्फेक्टेंट की। रेंज का पता करने के लिए आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों ये एक स्केल है जिसके अंदर सर्फेक्टेंट को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है उनके उपयोग के बेस पर, और ये उपयोग उनके HLB के बेस पे ही दिखाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं 0 से लेकर ऊपर 18 20 के आसपास। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं HLB की वैल्यू बढ़ती है, और HLB वैल्यू के हिसाब से ही उनका अलग अलग यूज है। पहले हम देखेंगे सबसे नीचे वाला, जैसे कि 1 से लेकर 3 तक जो सर्फेक्टेंट है, अगर उनकी HLB वैल्यू इसके आसपास है तो उनका यूज होता है एंटी फोमिक एजेंट, जो फर्मेंटेशन में काम में लेते हैं। इसी तरीके से जब हम हायर HLB वैल्यू से देंगे जैसे 3 से 8, तो यहां पर जो सर्फेक्टेंट है उनका यूज होगा वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। हम और ऊपर चलेंगे 7 से 9 के बीच में, वो सर्फेक्टेंट जिनकी HLB वैल्यू 7 से 9 के बीच में होती है वो कहलाते हैं वेटिंग एजेंट। तो हमारा आंसर दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं आराम से, डी आंसर है 7 से 9। बाकी डिटर्जेंट की वैल्यू, सॉल्युबल एजेंट्स और ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो एक बार आप जरूर देखिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एट विच मिसली फॉर्मेशन स्टार्ट्स इज। वो कंसंट्रेशन सर्फेक्टेंट की जहां पर मिसली फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है उसे क्या कहते हैं? जीरो मिसलर कंसंट्रेशन, लो मिसलर कंसंट्रेशन, हाई मिसलर कंसंट्रेशन या क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन। तो दोस्तों अभी हमने किया ही ये क्वेश्चन, हम आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। आंसर इसका डी, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन। अगला सवाल, स्टैलेगोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमिन। स्टैलेगोमीटर क्या तय करने काम आता है या क्या मापने काम आता है? बल्क डेंसिटी, सरफेस टेंशन, पोरोसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे स्टैलेगोमीटर के बारे में। ये डायग्राम आपके सामने स्टैलेगोमीटर का, ये वाला दोस्तों, और जो यूज किया जाता है किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन नापने के या पता करने के। कैसे पता करते हैं? इस स्टैलेगोमीटर से, ड्रॉप काउंट मेथड से किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन जानने के लिए दोस्तों ये रहा लिंक आपके सामने, आपको क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं कि स्टैलेगोमीटर से, ड्रॉप काउंट मेथड से हम किसी भी अननोन लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसे पता कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि स्टैलेगोमीटर क्या नापने का काम आता है, तो आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। उसका आंसर है सरफेस टेंशन, बी। अगला सवाल, स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेन्स। सर्फेक्टेंट के स्ट्रक्चर में क्या होता है? ओनली हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, ओनली लिपोफिलिक ग्रुप्स, बोथ ग्रुप्स हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक, नाइदर हाइड्रोफिलिक नॉर लिपोफिलिक। दोस्तों हमने कुछ ही देर पहले देखा है स्ट्रक्चर सर्फेक्टेंट का, ये रहा आपके सामने। सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल दोनों ग्रुप हैं, हाइड्रोफिलिक, ये रहा हाइड्रोफिलिक, और दूसरा होता है लिपोफिलिक। तो इसका आंसर है सी। अगला सवाल, पोलरिमीटर इज यूज्ड टू मेजर। पोलरिमीटर क्या नापने का काम आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, विस्कोसिटी, ये सरफेस टेंशन। इसका आंसर है ऑप्टिकल रोटेशन। देखते हैं कैसा दिखता है। दोस्तों ये रही पिक्चर आपके सामने पोलरिमीटर की, और ये है उसका प्रिंसिपल जिसमें हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज करते हैं। और अगर आपका सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट मोड़ेगा या राइट मोड़ेगा, और कितना मोड़ता है यही हम यहां से चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्टिकल रोटेशन।
नेक्स्ट अगला सवाल, चारकोल एज एन एंटीडोट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, चारकोल जब एंटीडोट की तरह काम करता है तो किस सिद्धांत पे काम करता है? पार्टीशन, सॉल्युबलाइजेशन, एड्सॉर्प्शन, सीएमसी। दोस्तों इसका आंसर है एड्सॉर्प्शन। मतलब चारकोल जब एंटीडोट की तरह काम करेगा तो उसका काम करने का सिद्धांत रहेगा एड्सॉर्प्शन। हम पिक्चर की मदद से समझते हैं। ये रही दोस्तों आपके सामने पिक्चर। ये कोई सिस्टम है जिसके अंदर कोई ड्रग्स हैं या इंप्यूरिटीज हैं जिसको हम हटाना चाहते हैं। दोस्तों इस सिस्टम में जब हम चारकोल डालेंगे तो चारकोल के सरफेस पर एक्टिव ग्रुप्स हैं। ये एक्टिव ग्रुप्स, ये जो आपका सिस्टम था जिसमें इंप्यूरिटीज थी या फिर ड्रग्स थी, इन ड्रग्स को एड्सॉर्ब कर लिया गया है चारकोल द्वारा। तो दोस्तों एड्सॉर्ब सरफेस फिनोमेना है। हम देख सकते हैं चारकोल ने अपने चारों तरफ इनको चिपका लिया है, और जब हम इस चारकोल को बाहर निकालेंगे तो इस सिस्टम से पूरी इंप्यूरिटीज बाहर निकल जाएंगी। तो ये एक समझाने का माध्यम है कि चारकोल कैसे काम करता है, और आपका आंसर है एड्सॉर्प्शन। बैच इक्वेशन इज रिलेटेड टू विच प्रोसेस? बैच इक्वेशन किस प्रोसेस से रिलेटेड है? एड्सॉर्प्शन, सॉल्युबलाइजेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, सरफेक्टेंट। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर है एड्सॉर्प्शन। पहले हम देखेंगे बैच का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है दोस्तों ब्रूनर एमएच टेलर इक्वेशन, और it explains the physical adsorption of gas molecules on a solid surface and it is used for measurement of specific surface area of material। किसी भी सॉलिड पर कितनी गैस एड्सॉर्ब हो रही है वो रिलेशन दिखाती है बैच इक्वेशन। और हमें जब भी किसी सॉलिड सरफेस का सरफेस एरिया पता करना हो उस केस में काम आती है बैच इक्वेशन। हम सॉलिड सरफेस लेते हैं और फिर हम अलाउ करते हैं कि कितनी गैस एड्सॉर्ब है, कितना वेट इंक्रीज है, उस समय पता लग जाएगा कि इस पर कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई है, जिससे हम सरफेस एरिया पता कर सकते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। निम्न में से कोई एक सर्फेक्टेंट का यूज नहीं है या एप्लीकेशन नहीं है। डिटर्जेंसी, सॉल्युबलाइजेशन, वेटिंग, ये नन ऑफ दिस। देखने के लिए दोस्तों ये HLB स्केल आपके काम आएगी। ये सभी यूज होते हैं सर्फेक्टेंट के, और ये सभी यूज ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये सभी यूज इसमें शामिल है। इसका मतलब इसमें आंसर है डी, नन ऑफ दीज। प्रोपेलेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, प्रोपेलेंट किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन या एरोसोल? इसका आंसर है दोस्तों एरोसोल। समझते हैं हम। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट डोजेज फॉर्म कहलाता है एरोसोल, जैसे शेविंग क्रीम, जैसे डिओड्रेंट, जैसे आयोडेक्स स्प्रे। अंदर से कैसे काम करता है दोस्तों? यह है वर्किंग प्रिंसिपल एरोसोल का, जिसे हम प्रेशराइज्ड पैकिंग भी बोलते हैं। यह है कंटेनर, और इसके अंदर जो लिक्विड है उसे कहते हैं प्रोपेलेंट। रूम टेम्परेचर पर आते ही ये प्रोपेलेंट गैस बन जाता है। ये गैस अंदर जो लिक्विड है उसको नीचे की तरफ धकेलेगी, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये होता है प्रोपेलेंट और कंसंट्रेट, जिसमें ड्रग घुली रहती है या फिर जो चीज आप इसमें डालना चाहते हैं। ऊपर के प्रेशर की वजह से अंदर का जो लिक्विड है ये बाहर की तरफ आता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं डिप ट्यूब। और ऊपर से जब आप वॉल दबाओगे तो अंदर वाला कंसंट्रेट जिसमें ड्रग घुली है या फिर जो सब्सटेंस घुला है ये स्प्रे की तरह फॉर्म में बाहर आता है। और यही सिद्धांत है एरोसोल का, जिसे हम प्रेशराइज पैकिंग भी बोलते हैं। हमारा सवाल था प्रोपेलेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो आप देख पा रहे हैं आंसर इसका एरोसोल। Principle of freeze drying is relative humidity, crystallization, sublimation, refractive index। फ्रीज ड्राइंग का क्या प्रिंसिपल है दोस्तों? उसका आंसर है सब्लिमेशन। देखते हैं पिक्चर की मदद से। लिक्विड है ये, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड स्टेट में आए। यही प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ये एक और पिक्चर आपके सामने। कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाए बिना लिक्विड फॉर्म में आए, यही प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। और वो ड्रग्स जो मॉइस्चर सेंसिटिव होती हैं, वो ड्रग जो हीट सेंसिटिव होती हैं, आपको ड्राई करना है। और चूंकि वो हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव हैं और गर्म करने पर खराब हो जाएंगी, तो उनके लिए ये बेस्ट तरीका है दोस्तों, जिसे कहते हैं हम फ्रीज ड्राइंग। और उनकी फ्रीज ड्राइंग सब्लिमेशन पे ही बेस्ड है। अगला सवाल, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ यूटैक्टिक मिक्सचर इज, यूटैक्टिक मिक्सचर का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड या मीसोफेस? दोस्तों इसका आंसर है लिक्विड। देखते हैं हम।
यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है? जब भी दो सॉलिड को मिलाया जाता है रूम टेम्परेचर पर और नया पदार्थ बनता है और उस नए पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पर इन दोनों से नीचे हो, वही कहलाता है यूटेक्टिक मिक्सचर। और जो नया प्रोडक्ट बनता है ये बनता है लिक्विड। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा यूटेक्टिक मिक्सचर का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिटी ऑफ ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन कैन बी बेस्ट मेजर्ड बाय। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन की प्यूरिटी सबसे अच्छे तरीके से जांची जा सकती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ऑप्टिकल रोटेशन से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये डायरेक्ट आंसर है जो आपको याद रखना है। सिद्धांत है इसका, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द सैंपल इज मेजर्ड। जो आप सैंपल ले रहे हैं आप जांचने के लिए, हम उसमें लाइट पास करते हैं और वो लाइट कितनी बेंड हुई उसके बेस पर हम पता करते हैं कि आपका सब्सटेंस कितना प्योर है। अगला सवाल, विलहेल्मी प्लेट मेथड इज यूज्ड टू मेजर। विलहेल्मी प्लेट मेथड क्या नापने काम आता है? इंटरफेशियल टेंशन, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एचएलबी वैल्यू। इसका आंसर है इंटरफेशियल टेंशन। और देखते हैं पिक्चर की मदद से, ये कुछ बिल्कुल जूनियर रिंग मेथड जैसा अपैरेटस है। यहां पर रिंग की जगह दोस्तों प्लेट यूज आती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। दोस्तों हमें जिस लिक्विड का इंटरफेशियल टेंशन पता करना है, हम उस लिक्विड को यहां पर डिश में भर देते हैं। प्लेट को नीचे रखा जाता है कि वो लिक्विड के बिल्कुल टच हो जाए। हम इसकी मदद से इसको घुमाते हैं, इसको लिफ्ट करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। जब ये प्लेट ऊपर उठती है लिक्विड भी ऊपर उठता है, जैसा कि हमने जूनियर रिंग मेथड में देखा है। और जहां पर ये डिटैच हो जाए, जितना फोर्स लगे वो हम यहां से डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं। जितना इंटरफेशियल टेंशन होता है उतना ही ज्यादा हमें फोर्स चाहिए इस प्लेट को इस लिक्विड से डिटैच करने के लिए, और इस तरह से हम वैल्यू कोरिलेट करते हैं। तो दोस्तों विलहेल्मी प्लेट मेथड काम आता है इंटरफेशियल टेंशन मेजर करने के, हम पता लगा चुके हैं। अगला सवाल, लिक्विड क्रिस्टल इज अनदर नेम ऑफ सरफेक्टेंट, मीसोफेस, अमॉर्फस सॉलिड या क्रिस्टलिन सॉलिड। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिक्विड क्रिस्टल को मीसोफेस नाम से भी जाना जा सकता है। अगला सवाल, कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग वेपर प्रेशर इन एन एरोसॉल। कौन सा कंपोनेंट है जो वेपर प्रेशर डेवलप करता है एरोसॉल के अंदर? तो दोस्तों एरोसॉल तो हम देख चुके हैं, और अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग ऐसी है, मैं आपको एक बार वापस दिखा रहा हूं। ये जो कंपोनेंट है अंदर वाला प्रोपेलेंट, इसको पहले कंप्रेस करके भरा जाता है लो टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से ये लिक्विड रहता है। लेकिन जब इसको रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है तो अंदर गैस बन जाता है। यही गैस धकेलती है जो अंदर आपकी ड्रग या कंसंट्रेट है, और यही कंसंट्रेट दोस्तों बाहर निकलता है जब एरोसॉल का वॉल्व दबाया जाता है। तो प्रेशर किसकी वजह से डेवलप हुआ दोस्तों? प्रोपेलेंट की वजह से। वेपर प्रेशर किसकी वजह से बना? प्रोपेलेंट की वजह से। हमारा क्वेश्चन था कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बना है प्रोपेलेंट की वजह से, तो आंसर है आपका सी। अगला सवाल, एंड पॉइंट ऑफ फेज इक्विलिब्रियम कर्व इज कॉल्ड। फेज इक्विलिब्रियम कर्व का एंड पॉइंट क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटरफेशियल टेंशन, क्रिटिकल पॉइंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम देखते हैं फेज इक्विलिब्रियम कर्व कैसा होता है। ये आपके सामने जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया जाता है। डी से हम स्टार्ट करेंगे ओ तक, ये वाला पार्ट कहलाता है सब्लिमेशन कर्व का। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट, एंड पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट, तो इसका आंसर है सी। बाकी जानकारी दोस्तों आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी इस ग्राफ से, इस कर्व से रिलेटेड। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फिजिकल फार्मेसी के। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे आपके पास ऐसे अपडेट्स हो आपके पास जानकारी पहुंच सके। सुरक्षित रहें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।